स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में दर्शन नामक कार्यक्रम। दर्शन नामक कार्यक्रम में हम बात करते हैं सनातन धर्म के बारे में और सनातन धर्म की विविधता के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म की वैश्विकता के बारे में। हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म का मूल स्रोत जो है भारत से है और भारत से निकलकर धीरे धीरे समय के साथ पूरी दुनिया में फैल गई है। उसकी लोकप्रियता मानी गई है पूरी दुनिया में। आज ना मॉरिशस में ना भारत में बल्कि हम यूरोपीय कंट्री में जाते हैं, वहां पे एक बहुत ही सुंदर देश है जिसका नाम है बुल्गारिया। वहां पे जाते हैं और वहां पे सनातन धर्म हिंदुइज्म की लोकप्रियता के बारे में हम बात करते हैं। आज हमारा सौभाग्य हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर निकोलाई यानकोव। अब हम स्वागत करते हैं। नमस्ते। इस इनविटेशन के लिए धन्यवाद जी। जैसे कि आप देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं कि डॉक्टर निकोलाई यानकोव बुल्गारिया से है और हिंदी में बात करने लिए, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बातचीत हमारी हिंदी में होगी और वैदिक धर्म सनातन धर्म के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में हम बात करने वाले। आप एक प्रोफेसर है, आप एक प्रोजेक्ट के साथ आए हुए कि प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं, इरास्मस प्लस प्रोजेक्ट, जो आपकी यूनिवर्सिटी और यहाँ के MGI के साथ एक MOU चल रही है। उसी सिलसिले में आप मॉरिशस आए हैं। थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। देखिए, मैं सोफिया विश्वविद्यालय के पूर्वी भाषाओं और संस्कृतियों के केंद्र से आता हूँ। मतलब वहाँ हिंदी और भारतीय संस्कृति का अध्यापन करता हूँ। तो ये समझौता जो है हमारे MGI महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट और सोफिया विश्वविद्यालय के बीच जो है, अध्यापकों और छात्रों देशों मतलब अलग अलग देशों में जाने और भाषा सीखने या जैसे हम हैं भाषण देने के मौका प्रदान करता है। और इसके अनुसार अभी मॉरिशस में आया ताकि एक सप्ताह में अलग अलग तो भारत से संबंधित, भारत पर अलग अलग भाषण लेक्चर दे सकूं। आपका पहली बार है मॉरिशस में? पहली बार आता हूँ, पहली बार है। आपको कैसा लगा मॉरिशस? अरे शानदार जगह है, बहुत बढ़िया जगह है। मुझे मॉरिशस से प्यार हो गया। क्या बात है, क्या बात है। आपका स्वागत है, बार बार आइएगा। मॉरिशस ने मेरे हृदय में घर बनाया है, घर में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, सुन भी पा रहे हैं कि डॉक्टर निकोलाई यानकोव जो है हिंदी में बात कर रहे हैं। एक प्रश्न मेरा जरूर होगा कि आपने हिंदी कहाँ से सीखी, लेकिन अभी नहीं पूछूंगा। लेकिन बुल्गारिया के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, बुल्गारिया छोटा देश होते हुए भी इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब इतनी बड़ी विभिन्नता है जैसे भारत में। क्योंकि हमारा काला सागर है, हमारा सागर है जिसका नाम काला सागर है। काला सागर, काला सागर ये हमारी जो पूर्वी सीमा है, तो काला सागर है। और उत्तर में हम दन्यूब, जो एक बहुत लंबी नदी है। और हमारे देश में बहुत ज़्यादा पर्वत मिलते हैं। बहुत ज़्यादा पर्वत मिलते हैं। मॉरिशस की तरह। मॉरिशस की तरह, लेकिन हमारे पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं। हाँ, और यह हमारा शौक है कि सप्ताह के अंत में पर्वत में चढ़कर ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं। लोग वहाँ पिकनिक करते हैं, आराम करते हैं परिवार के साथ। यह हमारी परंपरा है। हम पर्वतों से बहुत जुड़े हुए हैं। और क्या है, बहुत हमारा देश भारत में जब गया, जो देशी लोग जो जानकारी थे उनके पास बुल्गारिया के बारे में, वे कहते थे कि बुल्गारिया गुलाबों का देश है। इस नाम से जाना जाता है, गुलाबों का देश। अच्छा। हाँ, क्योंकि बुल्गारिया में बहुत इससे प्रसिद्ध है, हम बहुत मशहूर है कि गुलाबों की क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी एक्सपोर्ट ट्रेड है। हम बहुत ज़्यादा गुलाबों का एक्सपोर्ट करते हैं। और हमारी फेस्टिवल है, उत्सव है जो गुलाबों की पूजा करते हैं। और इसके अलावा बुल्गारिया में सबसे पुराना
प्रोसेस्ड सोने का खजाना मिल गया है। प्रोसेस्ड का मतलब कि मानव से बनाया गया, और ये 6000 साल का खजाना था। और ये एक किनारे पर एक शहर है वारना नामक, जहाँ ये सोने की आविष्कार मिल गया, की डिस्कवरी हुई, और वहाँ की एक बहुत पुरानी सभ्यता थी, विद्यमान थी, लेकिन इसके बाद कुछ हुआ, कोई प्रलय हो गया और वो विलीन हो गया, विलुप्त हो गया। आप पुरानी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं तो दिमाग में हमारे सनातन धर्म आ गया है, जो उन सभ्यताओं में से जो बहुत ही पुरानी है, हमारे सनातन धर्म। सनातन धर्म के बारे में बात करेंगे ज़रूर। आप सोफिया यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं और भारत विद्या विभाग के साथ भी जुड़े हुए हैं। आप सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ इंडोलॉजिकल स्टडीज, मतलब आप हिंदुइज्म के साथ जुड़े हुए हैं। जरूर इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यह प्रश्न, आपने हिंदी कहाँ से सीखी? आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। बहुत धन्यवाद जी। हिंदी, देखिए, सबसे पहले सोफिया विश्वविद्यालय में मैंने अपना बीए का शिक्षण प्राप्त कर लिया, जो हिंदी पर था। बिल्कुल बीए जो हिंदी पर है, हिंदी भाषा में, और इसके बाद एमए का शिक्षण प्राप्त कर लिया सोफिया विश्वविद्यालय में, और 1 साल की पढ़ाई केंद्रीय हिंदी संस्थान में करने के लिए गया। वहाँ हिंदी का व्यवहार करने के लिए, हिंदी का अध्ययन करने के लिए। मतलब बुल्गारिया यूनिवर्सिटी में वहाँ पे हिंदी की पढ़ाई होती है? हाँ, बीए, एमए, पीएचडी लेवल शोध कार्य भी। हाँ, क्या बात है। और ये सब हिंदी जो है, उर्दू, संस्कृत, ये सब भाषाएं हमारे भारत विद्या विभाग में शामिल है। ये हमारी प्रोग्राम के अंग हैं, और इस प्रोग्राम में हम भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारतीय साहित्य, भारतीय धर्म, ये सब के बारे में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उनका अध्यापन होता है। और विद्यार्थियों के लिए ये एक अच्छी संभावना है, मतलब हिंदी सीखने के लिए ये बहुत अच्छी संभावना है। अभी तो आप सोफिया यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ के इंडोलॉजिकल स्टडीज़ के डिपार्टमेंट में आप काम करें। वहाँ पे काफ़ी लोग, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो रुचि दिखाते हैं इंडोलॉजिकल स्टडीज़ में, भारतीय दर्शन शास्त्र में। विशेषतः खास तौर पर भारतीय शास्त्रों में, भारतीय संस्कृति में। क्योंकि देखिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए हिंदी सीखना सरल बात नहीं है, क्योंकि हिंदी सीखने से छात्रों को इसके बाद रोजगार मिलने की संभावनाएं कम है। उसका मतलब है कि वे जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, इस विषय चुनते हैं, वे ये करते हैं स्वतः सुखाय की भावना से, मतलब अपने संतोष के लिए, क्योंकि वे जानते हैं कि इसके बाद मुश्किल होगा कि नौकरी मिले। लेकिन वे भारत के बारे में जानते हैं, और भारत के बारे में अधिक जानने उत्सुक हैं, तो इसलिए अप्लाई करते हैं। और मेरा केस अलग है, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय में संयोग से हुआ कि इस विषय में संयोग से हुआ बाय चांस। ऐसे कोई रुचि नहीं थी? इसके बाद रुचि नहीं लेता था। अच्छा। मतलब भाषाओं में रुचि लेता था, लेकिन इस विषय ने मुझे चुन लिया, मैंने उसे नहीं चुना। और इसके बाद कालक्रम से भारत की संस्कृति और हिंदी भाषा से मेरा प्यार हो गया, और अभी हिंदी और भारत मेरा नसीब बन गया है, क्योंकि अभी पढ़ाता हूँ और हिंदी का उजाला फैलाने की कोशिश करता हूँ। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा,
बहुत ही खास प्रश्न, क्योंकि आप यूरोपीय देश में आपका जन्म हुआ, बुल्गारिया में आपका जन्म हुआ, आपने वेस्टर्न कल्चर को देखा, इंडियन कल्चर को आप स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च शोध कर रहे हैं। इसमें क्या है जो पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है? जो पूरे विश्व के लिए हाँ। महत्वपूर्ण है, ये सभी लोग एक ही चीज चाहते हैं कि अपने मस्तिष्क को, अपने आत्मा को शांति प्रदान करें। और आप जानते हैं कि पश्चिमी जीवन पद्धति बहुत गतिशील है, बहुत डायनामिक है। लोग हमेशा जल्दी करते हैं और क्या करते हैं, हमारी आज की दुनिया सभी जवानों, बूढ़े, सभी लोगों को क्या संदेश भेजता है? लंबा वाला रास्ता मत पकड़ो, छोटा वाला शॉर्टकट। हाँ, बिल्कुल। प्रयत्न न करो, सब कुछ इस तरह एक क्लिक से होना चाहिए। हम बैठे सब रोबोट जो है सब कुछ कर लेगा। हाँ, लगता है जैसे ये शब्द प्रयत्न कोई गाली शब्द बन गया है हमारी दिमाग में, क्योंकि लोग अभी उनको प्रयत्न करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमारे व्यक्तित्व विकसित करने के लिए तो प्रयत्न बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि भारत ये अंतर्ध्यान की ओर हमें चलाता है और हमें सिखाता है कि प्रयत्न से डर नहीं जाए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है यहाँ पे कि पूरी दुनिया जो है मतलब शॉर्टकट की ओर उसका रास्ता अपना रही है कि जल्द से जल्द मुझे क्या चाहिए, जल्द से जल्द मेरा जीवन कैसे सुधर जाए, जल्द से जल्द मुझे विद्या कैसे प्राप्त हो जाए। लेकिन एक हमारे सनातन धर्म जो ही है वो हमको प्रयत्न करने के लिए सिखाते हैं, सर्वे भवन्तु सुखी नः के बारे में प्रेरित करते हैं कि सब के लिए मैं कामना करता हूं कि शांति हर जगह फैले। और विद्या और प्रेम के संदर्भ में शॉर्टकट नहीं मिलते हैं। वहाँ तो धैर्य, निष्ठा, प्रयत्न की मांग होती है और शॉर्टकट नहीं मिलते। शॉर्टकट से कुछ नहीं चलेगा। इसलिए मतलब भारत ने मुझे ये सिखाया कि जल्द न करे, कि प्रयत्न करूं, क्योंकि अनुशासन, देखिए जो है अनुशासन, यह है प्रयत्न, यह है तपस्या। वो हमारे लक्ष्यों और सिद्धि के बीच का एक पुल है, एक सेतु है, और यह अनुशासन। इसलिए हमारे विद्यार्थी भी उनके लिए ये समस्या है कि वे सोचते हैं कि हिंदी कुछ ही महीनों में, 2-3 महीनों के बाद हिंदी सीख पाएंगे, हिंदी बोल पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन सभी चीज़ों में, विद्या में, जैसे मैंने कहा, विद्या के क्षेत्र में आपकी प्रयत्न, ये समय की इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्रयत्न चाहिए और अपना ध्यान चाहिए। और हमारी आधुनिक पीढ़ियों के लिए ये बहुत कठिन बात है। बुल्गारिया में हिंदुइज्म का क्या महत्व है? किस तरह से लोग हिंदुइज्म को महानता दे रहे हैं? किस तरह के हिंदुइज्म? औपचारिक धर्म जो बुल्गारिया में है ईसाई धर्म है। बहुत ज़्यादा लोग योग में, आयुर्वेद में रुचि लेना शुरू करते हैं और अपना ध्यान भारत की ओर में देते हैं। बुल्गारिया में योग इतना लोकप्रिय है, इतना लोकप्रिय बन गया है कि जिन लोगों से परिचित हूँ, सभी लोग योग करते हैं, सभी लोग मंत्र करते हैं। जब आप भारत में जाएं, वहाँ एक जगह है मुंगेर गांव में एक क्या है, आश्रम है। निरंजनानंद वहाँ के गुरु हैं और वहाँ इस आश्रम में इतने सारे बुल्गारिया लोग जाते हैं योग सीखने के लिए
कि जो जानकारी से संबंधित जो बोर्ड वहाँ मिलते हैं वे अंग्रेजी में, हिंदी में और बल्गेरिया भाषा में क्या बात लिखे हैं। हाँ, हम्म। क्योंकि बल्गारिया की संख्या बहुत कम है, मतलब 7 मिलियन पीपल, लेकिन अभी योग की रुचि और योग अनुयायियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। जब आप योग के बारे में बात करें तो क्या योगा है जो फिजिकल एक्सरसाइज है, या फिर योग दूसरा वाला योग दर्शन? योग, हाँ, ये योगा। फिजिकल आसान जो है, ये फिजिकल अभ्यास हैं। अधिकतर लोग इस तरह के अभ्यास करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं। हमारी एकेडमी, स्पोर्ट्स एकेडमी भी एक कोर्स के रूप में योग का प्रशिक्षण दिया जाता है, और वहाँ इस कोर्स समाप्त करके आप योग प्रशिक्षक बन सकते हैं। तो हम धूमधाम से योग की पूजा करते हैं, और योग की इंटरनेशनल डे जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उसे मनाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि योग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे समाज में। अभी आपने योग के बारे में बात की, आपने हिंदी भाषा के बारे में बात की जो अभी बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही प्रसिद्ध है बुल्गारिया में। संस्कृत भाषा के बारे में हम जानना चाहेंगे। संस्कृत भाषा का क्या महत्व है आपकी यूनिवर्सिटी में और आपके देश में? महत्वपूर्ण तो है, महत्व तो बड़ा है, क्योंकि देखिए हमारी भारत विद्या विभाग की स्थापना 1983 में हुई, और आरंभ में संस्कृत भाषा का अध्यापन शुरू हुआ, और भारत से कुछ अतिथि प्रोफेसर संस्कृत पढ़ाने के लिए आए थे ICCR के प्रोग्राम के अनुसार, और उन्होंने संस्कृत और हिंदी और भारतीय संस्कृति का रास्ता बनाया बल्गेरिया लोगों के लिए। ये थे डॉक्टर कमलेश वर्मा, कांति वर्मा, और डॉक्टर रामकृष्ण कौशिक, डॉक्टर चौहान, और इसके बाद कुछ अन्य अध्यापक आए जो बल्गेरियन थे और जिन्होंने अपना शिक्षण कहीं विदेश में प्राप्त कर लिया था। लेकिन तो संस्कृत से सब कुछ शुरू हुआ, और संस्कृत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जैसे अध्यापक हैं और हिंदी पढ़ाते हैं, और छात्रों के लिए जब वे हिंदी से परिचित हो जाते हैं, संस्कृत से परिचित हो जाते हैं, वे इस तरह हिंदी को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे एक मान्यता है कि आप जानते हैं शायद कि आमंत्रिक क्रिया न स्यात्, उसका मतलब है कि जो भी रीति रिवाज, जो भी कार्य करते हैं वो मंत्र के साथ होना चाहिए। और संस्कृत इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो लोग भारत में रुचि लेते हैं वे मानते हैं कि संस्कृत द्वारा, संस्कृत मंत्रों द्वारा वे अपने वातावरण को परिवर्तित कर सकते हैं, अपने अंतर्गत रियलिटी को, वास्तविकता को बदल कर सकते हैं। आपने संस्कृत पढ़ी है? और इसलिए महत्वपूर्ण है। हाँ, पढ़ा है, और अनुवाद करने के लिए बहुत ज़रूरी है, उपयोगी है। और पुराण, उपनिषद, वेद आपने पढ़े हैं? हाँ, पढ़ा है, उन पर उनका अध्ययन करने का प्रयत्न करता हूँ, और ये अपने जीवन में लाना। हाँ, ये जो सबक, ये जो शिक्षा है, लेसन जो है, हाँ, अपने जीवन में लाने की कोशिश करता हूँ। कई लोग जो हमें देख रहे हैं, कई जो मतलब भारतीय सनातन धर्म को पसंद करते हैं, चाहते हैं, उन लोगों के मन में जरूर ये प्रश्न आ रहा होगा,
जब से आपने वेद को, उपनिषद को, पुराण को, भारतीयता को आपने अपनाया, अपने जीवन में आपने उतारा है, आपने क्या चेंजेस देखे हैं, क्या बदलाव आपने देखे हैं अपने जिंदगी में? बहुत अच्छा प्रश्न है, धन्यवाद। मैं जैसे संस्कृत में कहा जाता है ये श्लोक की विद्या विनयम ददाति, मेरा विश्वास है कि मैं अधिक विनम्र आदमी हो गया इस विद्या से, इस ग्रंथों और शास्त्रों की विद्या से। और हर सुबह को मैं अपने जीवन के लिए धन्यवाद देता हूँ और सभी शक्तियों में जो विद्यमान है, ब्रह्मांड में जो शक्तियाँ हैं, उनकी पूजा करता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि एक भला आदमी बन जाऊं। सच में हमारा एक जीवन होता है, जीवन परमात्मा ने हमको दिया है, लेकिन कम से कम ज़रूर उनको धन्यवाद तो देना चाहिए। हर सुबह एक नया दिन होता है, एक नया अवसर होता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ होती है, उनको धन्यवाद तो ज़रूर देना। ये सकारात्मक रवैया जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए हम अपने भाग्य को रातों रात नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं, जो बदल कर सकते हैं, हमारे सोच विचार है। और रातों रात हमारी रवैया सभी चीज़ों के प्रति हमारी रवैया बदल सकते हैं। तो भारत ने मुझे ये सिखाया कि अगर दिन में भले पूरा अच्छा न हो तो कम से कम दिन में कुछ अच्छा तो मिलता है, जिसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। और इसलिए मैंने बताया कि अधिक विनम्र हो गया, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता इस गुण को महत्व नहीं देता है, इस गुण को भूल गया है कि कितना महत्वपूर्ण है कि हर एक दिन, हर एक चीज़ के लिए जो हमारे पास है, स्वास्थ्य के लिए, हमारे परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, कि सब कुछ की पूजा करें, उनका मूल्यांकन करें और उनके लिए धन्यवाद करें। विद्या ददाति विनयम, बहुत ही सुंदर। विद्या के बारे में बात हो रही है, चलिए हम शिक्षा, वहाँ पे आपके देश में बुल्गारिया में भारतीय शिक्षा, संस्कृत हिंदी के शास्त्र जो है उनका अनुवाद, उनका ट्रांसलेशन हो रहा है बुल्गारिया में, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा ये विभाग, भारत विद्या विभाग, शास्त्रीय और आधुनिक फिलोलॉजी की फैकल्टी में है, उनका अंश है। और उसका मतलब है कि हम अनुवाद पर बल देते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं, बोलचाल हिंदी या संस्कृत में नहीं, लेकिन देशी साहित्य में, साहित्य ग्रंथों, शास्त्रों में उस पर हमारा एक्सेंट जो है जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है। ये क्लासिकल तरीका है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि छात्रों को ये क्षमता, ये भाषिक योग्यता सिखाएं, प्रदान करें, जिसके द्वारा वे इसके बाद ये कलात्मक रचनाओं का अनुवाद कर सकें जो भारत से संबंधित है। और हम अनुवादक की तैयारी करते हैं, अनुवादक तैयार करते हैं, अनुवादक की व्यवस्था ताकि और जो भारतीय शास्त्र है उसका अनुवाद हो सके अन्य बुल्गारियन लैंग्वेज में, ताकि आम जनता की समझ में आ जाए। और ये है डॉक्टर निकोलाई
यांकोव, आप बुल्गारिया से है, सोफिया यूनिवर्सिटी से है, तो आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत तक पहुंच गए हैं, लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न आपसे, शॉर्ट एंड स्वीट है जिसको कहते हैं। जनता लोग हमें देख रहे हैं, कई नौजवान लोगों को भाषा नहीं आती, ना हिंदी आती है, ना संस्कृत आती है, लेकिन वे लोग सनातन धर्म के बारे में जानना चाहेंगे, सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो क्या सनातन धर्म के बारे में जानने के लिए भाषा जानना अनिवार्य है? अनिवार्य है, आवश्यक है, अत्य आवश्यक, क्योंकि भाषा हर एक संस्कृति के द्वार खोलती है। भाषा मतलब हिंदी और संस्कृत? हिंदी और संस्कृत, ये क्योंकि ये भारत के लिए ये सबसे पुरानी भाषाएं और सबसे महत्वपूर्ण भाषाएं। तो और अन्य भारतीय भाषाएं भी आती अन्य हैं? भारतीय भी, हाँ, सभी। लेकिन जब हम शास्त्रों की बात करते हैं, जब हम आधुनिक साहित्य की बात करते हैं, ये एक मामूली बात है कि हम हिंदी और संस्कृत की बात करते हैं, क्योंकि उनका योगदान बहुत बड़ा है और उनका प्रभाव पूरी दुनिया में बहुत बड़ा है। तो इसलिए बल्गेरिया लोगों के लिए अगर वे भारत को जानना चाहते हैं तो हिंदी के जरिए और संस्कृत, इंडियन लैंग्वेजेस को आप जान लीजिए, भारतीय भाषा को आप जान लीजिए, उनकी आप हृदय को पकड़ लीजिए, उनकी आत्मा अपने आप में बस जाएगी। डॉक्टर निकोलाई यांकोव, आप बुल्गारिया से है, आप आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बातें आपने हमसे शेयर किए हैं और हमारी जनता लोग इससे लाभान्वित हो गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। नमस्ते जी। तो चलिए दर्शकगण, आप लोगों ने इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाया, जैसे कि आपने देखा और जाना भी कि डॉक्टर निकोलाई यांकोव जो बुल्गारिया से है, फिर भी उनकी बहुत ही अहम रुचि है भारतीय सनातन धर्म में। तो आप भी अगर रुचि दिखा रहे हैं, दिखाना चाहते हैं, तो ज़रूर बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे माध्यम है, उसको आप अपना लीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अगले कार्यक्रम तक हमारी ओर से नमस्कार।